तो हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के उन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को करने वाले हैं जो तुम्हारे एग्जाम में पक्का इसमें से जरूर 12 के 12 आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। तो देखिए, पहला एमसीक्यू क्या कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल कर्म अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या क्या दे रखा है आपको? भारत की स्वतंत्रता दे रखी है, संविधान सभा की पहली बैठक दे रखी है, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया और संविधान लागू हुआ। तो जैसे कि आपको पता है कि इस भारत का जो संविधान जो भारत जो स्वतंत्र हुआ 1947 में हुआ। ठीक है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में हुआ। ठीक है, और संविधान सभा की पहली बैठक 46 में हुई। ठीक है, 1946 में हुई। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कब किया? ठीक है, तो ये तुम्हारा 49 में हुआ। किस में हुआ? 49 में हुआ। और संविधान लागू कब हुआ? ठीक है, तो ये 50 में हुआ। संविधान लागू कब हुआ? तो आपका ये 50 में क्या लागू हुआ? संविधान। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, तो हम बनाएं तो सबसे पहले कौन सा आएगा कालक्रम? तो पहले सबसे पहले आएगा आपका दूसरा। तो दूसरा देखो, ये तो खत्म हो गया, इसको कट करो। ठीक है, ये भी खत्म, इसको कट करो। अब बच गया तुम्हारे पास कौन सा? बी और सी। बी और सी बच गया। तो दूसरे के बाद कौन सा आएगा तुम्हारा? पहला। दूसरे के बाद पहला कौन सा है? तो सी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभिकथन और कारण का है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन ए के बाद कारण आर का कथन दिया गया है, नीचे दिए विकल्पों का चयन कीजिए। अभिकथन क्या कह रहा है? तो अभिकथन देखिए, अभिकथन बोल रहा है कि राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा यह मानती है कि हमारा राज्य हमें वह सुरक्षा और अधिकार प्रदान कीजिए जिसकी हमें आज विश्व में सम्मान के साथ जीने की आवश्यकता है। अभिकथन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा है वो यह मानती है कि हमारा राज्य हमें वह सुरक्षा अधिकार प्रदान करे जिससे हमें आज विश्व में सम्मान के साथ जीने की आवश्यकता है। ठीक है, ये तरह का अभिकथन। और कारण क्या तरह है? वैश्विक नागरिकता की धारणा यह है कि इसमें राष्ट्रीय सीमाओं के पार फैली समस्याओं से निपटना आसान हो सकता है। क्या बोला? ठीक है, राष्ट्रीय नागरिकता का मतलब क्या हो गया कि जो देश की नागरिकता है वो आपको ऐसी नागरिकता दे जो विश्व में आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। और जो वैश्विक नागरिकता होती है वो नागरिकता की धारणा यह स्पष्ट करती है कि राष्ट्रीय सीमाओं के पार भी आप क्या करें? पहली समस्याओं का निपटारा आसानी से कर ले। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? ए और ए। ठीक है, ए और दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, जब आपको क्या राष्ट्र में, ठीक है, जब राज्य में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी तो आप विश्व में क्या करेंगे? सम्मान के साथ जी सकते हैं। और जो वैश्विक नागरिकता होती है वो क्या करती है? जब आपको वैश्विक नागरिकता मिल जाएगी तो आप किसी भी समस्या को क्या कर सकते हैं? आसानी से निपटारा कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के पुस्तक के लेखक, ये तो सबको पता होगा, 10th क्लास में ही पढ़ा था आपने, नेल्सन मंडेला। भारत, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? बी, नेल्सन मंडेला। भारत में कौन सा चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है? भारत में कौन सा चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, यानी कि इनडायरेक्टली जो होता है। देखो, लोकसभा का चुनाव भी डायरेक्टली होता है। ठीक है, विधानसभा का चुनाव भी डायरेक्टली होता है, ग्राम पंचायत का भी चुनाव डायरेक्टली होता है। तो कौन सा नहीं होता है? और राज्यसभा का नहीं होता है। ठीक है, कौन सा नहीं होता है? राज्यसभा का नहीं होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इसमें तुम्हें क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है ना, इसके आपके विकल्प यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, इसके विकल्प आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो, जन्म सिद्ध नागरिकता क्या बोल रहा है? जन्म सिद्ध जो नागरिकता होती है वो किसी देश में जन्म लेने से अर्जित हो जाती है। ठीक है, जन्म सिद्ध नागरिकता किसी देश में जन्म लेने से क्या होती है? अर्जित हो जाती है। तो अगर ए का चौथा देखें, पहले का चौथा कहाँ पर है? तो पहले का ये तो खत्म हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये भी खत्म हो गया। ठीक है, आपका कौन सा बच गया? ए, बी बच गया है और डी बच गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला है अर्जित नागरिकता। तो अर्जित नागरिकता क्या होती है? अर्जित नागरिकता क्या होती है? जो कानूनी मानदंड पूरा करने के बाद दी गई हो। कानूनी मानदंड यानी किसी देश की कानूनी मानदंड को पूरा करने के बाद दी गई हो, उसको क्या बोलते हैं? अर्जित नागरिकता। तो भाई सेकंड का क्या हो गया? फर्स्ट। सेकंड का क्या हो गया? फर्स्ट। देखो
सेकंड का फर्स्ट कौन सा है इसमें, सेकंड का फर्स्ट ये रहा ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि दो का ही पूरा करने से तुम्हारा पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी अब अपना इसमें लगा दोगे, क्या क्या लगा दोगे कि थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा दोहरी नागरिकता के दो देशों की नागरिकता को मान्यता प्राप्त करना। ठीक है, और अपना कौन सा बच गया, तो वंश द्वारा नागरिकता, तो माता पिता की राष्ट्रीयता के माध्यम से अर्जित नागरिकता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, नीचे दो कथन दिए गए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब सभी को समान स्वतंत्रता प्राप्त हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी, तभी एक्टिवनेस होगी उसके अंदर जब क्या हो, ठीक है, स्वतंत्रता समान स्वतंत्रता प्राप्त हो। स्वतंत्रता का प्रयोग दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा डालने के बिना किया जाना चाहिए। बिल्कुल दोनों बात क्या है, सही है। ठीक है, तो दोनों बात क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है, तो संविधान में संशोधन शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, किसके पास है, संसद के पास है। आगे बात करते हैं, नीचे देखिए विकल्प में गलत जोड़ी का पहचान कीजिए। गलत जोड़ी, तो संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सही है, ठीक है ना, ये सही है। ये वाला बात क्या है, सही है। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये बात भी सही है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ये बात सही है। संविधान की भाषा संस्कृत में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। संविधान की भाषा संस्कृत में नहीं है बल्कि हिंदी और इंग्लिश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। संविधान को जीवन दस्तावेज बनाने का क्या अर्थ है, संविधान को जीवन दस्तावेज बनाने का क्या अर्थ है, तो इसमें समाज और समय के अनुरूप परिवर्तन संभव होना। जब समाज और समय के अनुरूप क्या परिवर्तन संभव होगा तो संविधान क्या रहेगा, जीवन दस्तावेज रहेगा। तो 9वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात करते हैं किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देते हैं। कौन सा अधिकार जो है तो नागरिकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का क्या देते हैं, अवसर देते हैं। नागरिकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। भारत में मताधिकार का सिद्धांत किस पर आधारित है, भारत में मत देने का अधिकार सिद्धांत किस पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार पर। ठीक है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार पर। मानव अधिकार का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, मानव अधिकार का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, मानवीय गरीबी की क्या करना, रक्षा करना। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे 12 क्वेश्चन। आगे देखते हैं, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने अधिकार की कौन सी अवधारणा को प्रस्तुत किया है। जो जर्मन दार्शनिक है इमैनुअल कांट ने अधिकार की कौन सी अवधारणा को प्रस्तुत किया है, तो उन्होंने नैतिक अवधारणा को क्या किया है, प्रस्तुत किया है। ठीक है, कौन सी प्रस्ताव किसको प्रस्तुत किया है, नैतिक अवधारणा को। आगे बात करते हैं अर्ध अध्यात्मक प्रणाली के विषय में क्या सही है। अर्ध अध्यात्मक प्रणाली के विषय में कौन सी बात जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राज्य का प्रमुख क्या होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो अर्ध अध्यात्मक प्रणाली के विषय में कौन सी बात सही है, राज्य का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगली बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पहले 12 क्वेश्चन करवाए आपको, अब फिर से 12 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, कौन सा इसमें से असंगत है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है, ये बात सही है। ठीक है, न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल सही है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये वाली बात क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, इसका तबादला किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में किसने तर्क दिया कि समानता भी उतनी निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता होती है। समानता के बारे में किसने बात कही थी, ठीक है ना, समानता के बारे में बात किसने कही थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 5-6 के लिए, ठीक है ना, अभिकथन और कारक वाले। ठीक है, अभिकथन और कारण वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का अभिकथन देखते हैं। तो राष्ट्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण अभी भी जारी है। राष्ट्र की जो सीमाएं हैं उनका पुनर्निर्धारण क्या है, अभी भी जारी है। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अभी भी सीमाओं का निर्धारण किया जा रहा है। कारण क्या है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के दावे में राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अलग रणनीतिक इकाई की मांग करता है। जो राष्ट्र
राष्ट्रीय आत्मा निर्णय के दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग राजनीति की क्या करता है, मांग करता है। तो ये दोनों जो है वो क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिफ्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बोथ, ठीक है। एसोसिएशन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है, किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। अभी फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। एशिया अफ्रीका ने अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की को मांग औपनिवेशिक शासनों में स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही है, ठीक है। एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता को मांग औपनिवेशिक शासकों में स्वतंत्रता हासिल करने की संघर्ष का हिस्सा रही है, ठीक है भाई, ये भी बात सही है कि एशिया, ज्यादातर गुलाम किसको बनाया गया था, एशिया और अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाया गया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, संघर्ष किया, ठीक है, स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए। तो देखिए ये फ्रांस के बारे में है, ये अब एशिया और अफ्रीका के बारे में। बात दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे की स्पष्टीकरण नहीं करते, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार राजनीतिक सिद्धांतकारों के द्वारा 17वीं और 18वीं शताब्दी में चिन्हित किया गया था, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार जो राजनीतिक सिद्धांतकारों के द्वारा कब किया गया था, ठीक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में किया गया था। तो जो इसका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा, पहला जीवन का अधिकार चिन्हित किया गया था, ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार चिन्हित किया गया था, ठीक है, और उसके बाद संपत्ति का अधिकार क्या किया था, चिन्हित किया गया था, ठीक है ना। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार चिन्हित किया गया था 17वीं 18वीं शताब्दी में। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। कब हुआ था, 1789 में हुआ था। लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें 1789 नहीं बल्कि उसके, ठीक है, सेंचुरीज में दे रखा है, ठीक है, किसमें दे रखा है, सेंचुरीज में दे रखा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी कि, ठीक है, किसके ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, यानी कि जब 18th सेंचुरी का अंत होने लग गया तब जाके ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखें कौन सा स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा का समर्थन करते हैं। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा का समर्थन कौन करता है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा, ठीक है, जेएस मिल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, जेएस मिल, और उसके बाद, ठीक है, बर्लिन। जेएस मिल और बर्लिन दोनों ही नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बर्लिन और जेएस मिल क्या करते हैं, नकारात्मक अवधारणा को समर्थन देते हैं। नंबर 9 हमने देख लिया, ठीक है। बात करते हैं आगे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी जो शब्द है, ठीक है, लिबर्टेटम से निकला है। लिबर्टेटम का शब्द किससे संबंधित है, ठीक है, लिबर्टेटम शब्द किससे संबंधित है, तो ये आपका लैटिन शब्द से संबंधित है। बात करते हैं अगर कि सामाजिक न्याय की अवधारणा का संबंध किससे है। सामाजिक न्याय, जो सामाजिक न्याय होता है किससे संबंधित है, तो समानता और स्वतंत्रता दोनों संबंधित है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, बी और सी दोनों, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अगला बोला है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। फिर अब से मैंने क्या कर लिया, पहले 12 क्वेश्चन दिया, अब फिर 12 क्वेश्चन कर लिया, 24 क्वेश्चन हो गए टोटल हमारे। अब आगे करते हैं, ठीक है। फिर से आगे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की सभा का अध्यक्ष थे, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है, तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 निम्न में से किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 368 आपका संविधान संशोधन से प्रक्रिया से संबंधित है। भारत का संविधान कब अपनाया गया, तो भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, अपनाया गया, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को अपनाया किया गया और लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950
ठीक है 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन से अनुच्छेद 370, जिसको अब हटा दिया गया है, ठीक है ना, और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, एक हमारा केंद्र शासित ठीक है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर निम्नलिखित किस आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर आपका नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। विनीता एक श्रमिक है, विनीता एक औरत है, ठीक है, डैश श्रमिक है, ठीक है, यदि वह मुंबई में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही है जबकि वह राजस्थान से आई है। आई कहां से है? राजस्थान से। कहां पर आई है? मुंबई में। जब कहीं से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रवासी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम प्रवासी कहते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोबारा क्या हो जाएगा? प्रवासी। श्रीलंका का मूल निवासी रमन गृह युद्ध के कारण श्रीलंका से तमिलनाडु आ गया। ठीक है, गृह युद्ध के कारण। ठीक है, जो विनीता थी वो तो काम के कारण आई थी, अपनी इच्छा से आई थी, लेकिन जो श्रीलंका का जो मूल निवासी रमन है वो गृह युद्ध के कारण श्रीलंका से तमिलनाडु आ गया। कहां पर आ गया? तमिलनाडु आ गया। तो वो किस प्रकार का उस पर निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस पर लागू होगा? तो शरणार्थी है। क्या है वो? शरणार्थी। जब कोई भगकर आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? शरणार्थी बोल देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, जब भी कोई समस्या से भगकर आता है तो शरणार्थी कहते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी? तो भारत की खोज किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका। आगे, निम्नलिखित में कथन और कारण दे रखा है। क्या दे रखा है? कथन और आपका कारण दे रखा है। क्या दे रखा है? कथन और कारण दे रखा है। ठीक है, विश्व में अधिकांश समाज सांस्कृतिक रूप से विविध है। ठीक है, विश्व में अधिकांश जो समाज है और सांस्कृतिक रूप से विविध है। ठीक है, बात सही है कि बहुत सारे समाज ऐसे हैं जहां पे सांस्कृतिक विविधता में देखने को मिलती है। उनके पास एक ही क्षेत्र में विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, जैसे भारत जैसे देश में। तो जब एक विश्व में अधिकांश समाज में सांस्कृतिक विविधता ज्यादा होगी तो वहां पर विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषा के लोग एक साथ रहेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका कह रहा है कि थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहां से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 अभिकथन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रावधान का विस्तृत समुच्चय। तो बात सही है, भारतीय संविधान में सुरक्षा दी गई है। ठीक है, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों को, भाषाई रूप से अल्पसंख्यकों या सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यकों को, ठीक है ना, तो दी गई है। ठीक है, स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि कई लोकतांत्रिक समाजों ने आज अपने क्षेत्र के भीतर रहने वाले सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान को जानने और उनकी रक्षा करने के लिए उपाय पेश किया है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है? उन्होंने क्या किया है? उपाय पेश किया है। तो इसमें देखो जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण और अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, कारण और अभिव्यक्ति, ठीक है, दोनों सही है लेकिन दोनों अभिव्यक्ति, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। वो किसकी बात कर रहा है? ठीक है ना, ये संविधान की बात कर रहा है और ये समाज की बात कर रहा है। वो संविधान है, ये समाज है, तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, लेकिन दोनों बात क्या है? सही है। आगे, अब इसमें क्या करना है? हमें चुनाव करना है। इसमें हमें क्या करना है? कुछ देशों के साथ उनसे अलगाववादी आंदोलन संबंधित है, तो हमें इसको क्या करना है? चुनाव करना है। तमिल का पता ही है, श्रीलंका। ठीक है ना, तमिल का तो आपको पता ही है, श्रीलंका। ठीक है, अलगाववादी आंदोलन। तमिल का डी का पहला, देखो कहीं डी का पहला है क्या? डी का पहला कहीं है, तो डी का पहला चाहिए हमें। ठीक है, तो ये तो कट गया, और डी का पहला चाहिए तो ये कट गया। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। कौन सा बच गया? बी बच गया और डी बच गया। बी बच गया और डी बच गया। ठीक है, आगे बात करते हैं क्यूबोई। ठीक है, क्यूबोक्वाइस। ठीक है, ये आपका कौन सा है? क्यूबोक्वाइस। ये किससे संबंधित है? तो ये उत्तरी स्पेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तरी स्पेन से संबंधित। तो ए का देखो तीसरा, ए का तीसरा कहीं दिख रहा है? ए का तीसरा ये रहा,
ठीक है, ए का तीसरा ये रहा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बाकी आप लगा लोगे, बी का चौथा, ठीक है, कुर्द, कुर्द जो है, ठीक है, बी का जो चौथा है कनाडा, ठीक है, और उसके बाद कुर्द, कुर्द का जो जाएगा आपका, ठीक है, सेकंड यानी कि तुर्की, कुर्द का क्या हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। ठीक है, चल, तो ये था आपके फिर से 12 12 12 24 12 36, अभी तक हमने 36 क्वेश्चंस को कर लिया है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो बोला, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये अभी मैंने आपको बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला, निम्नलिखित अधिकारों को संविधान में वर्णित अनुच्छेद संख्या अनुसार काल क्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। तो देखो इसमें तो विकल्प नहीं दे रखा है, तो आपको लेकिन पता ही होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका कौन सा आता है, समानता का अधिकार आता है, पहले कौन सा आता है, समानता का अधिकार आता है, फिर आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर उसके बाद देखो, तो पहले नंबर पे कौन सा जाएगा, पहले नंबर पे आपका समानता का अधिकार, दूसरे नंबर पे स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तीसरे नंबर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और चौथे नंबर पे आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, हमें क्या करना था, काल क्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना, तो हमने कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन होगा, पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, ठीक है, बी होगा, फिर ए होगा, फिर उसके बाद कौन सा, सी होगा, सी के बाद कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, बी ए सी डी, ठीक है, समझ में आया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया को अनुमोदित करता है, तो अभी मैंने बताया अनुच्छेद 368। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, ठीक है, बात सही है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 15 अगस्त 20,47 को भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ठीक है, 20,47, ठीक है, यानी कि 2047 में, तो सॉरी 2047 में, ठीक है, हमारे कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे हमारे, बताओ क्या हमारे आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो नहीं, ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, गलत है, ये वाला क्या हमारा गलत है, 99 वर्ष पूरे होंगे। कितने वर्ष पूरे होंगे, 99 वर्ष पूरे होंगे, 100 वर्ष पूरे नहीं होंगे, तो कथन गलत है। ठीक है, जो आपका कारण क्या है, गलत है। ठीक है, आपका इसमें कारण क्या है, गलत है। ठीक है, तो कारण गलत है, कारण कहाँ है, कारण गलत है, ये रहा, कथन तो सही है, कथन सही है, लेकिन कारण क्या है इसके, गलत है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, संविधान के भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से संबंधित है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हमारा 371 है। ठीक है, कौन सा हमारा 371 है। ठीक है, अगला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस देश से है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर किससे हैं, ठीक है, तो ये आपके कहां से हैं, अमेरिका से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहां से हैं, आपके अमेरिका से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहां से संबंधित है, तो आपके अमेरिका से ये संबंधित है। ठीक है, अनीता मुंबई में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही है, वह राजस्थान से आई है। ठीक है ना, तो ये क्या है, प्रवासी है। ठीक है, क्या है, प्रवासी है। ठीक है, जंगन श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण वहां केरल पहुंचे। ठीक है, तो ये क्या है, शरणार्थी। अभी ऐसा सेम टू सेम मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, सेम टू सेम मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया। आगे, निम्न डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ पुस्तक के जवाहरलाल नेहरू है। कौन है, जवाहरलाल नेहरू। सभी यहूदियों ने हमेशा दावा किया कि वह उनकी मूल मातृभूमि डैश वादा भूमि में थी। ठीक है, किसमें थी, डैश वादा भूमि में थी। ठीक है, जितने भी यहूदी थे उनका जो वादा था वो किसमें थी, ठीक है, तो कौन सी भूमि में थे, वो फिलिस्तीन में थे। किसमें थी, फिलिस्तीन में। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए, बास्क स्पेन में स्थित एक समृद्ध पहाड़ी क्षेत्र है, बास्क। ठीक है, मैंने भी आपको करवाया था ऊपर ना, ये रहा, मिल गया। ठीक है, बास्क जो है वो क्या है, ठीक है, बास्क कहां पर है, कनाडा में। मैंने देखा था ना, बास्क कहां देखा था मैंने, कनाडा में देखा था। ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है ना,
ये बास्क वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। ये वाला तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। क्या करेक्ट करोगे इसके अंदर, जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो है इसमें, ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। बास्क जो है वो तुम्हारा उत्तरी स्पेन में है, ठीक है। बास्क आपका कहां पर है, उत्तरी स्पेन में है, ठीक है। बास्क जो है आपका उत्तरी स्पेन में है, ये यहां पर कर लेना, ठीक है। बास्क जो है वो कहां पर है, थोड़ा सा उत्तरी स्पेन में है, ठीक है बच्चों। बास कहां पे हो जाएगा आपका, उत्तरी स्पेन में हो जाएगा। और क्यूबेक्वाइस जो है आपका वो कहां पर हो जाएगा, कनाडा में हो जाएगा, ठीक है। कहां पे हो जाएगा, कनाडा में। क्यूबेक्वाइस कहां पे हो जाएगा आपका, कनाडा में। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी सही होगा, ठीक है। कौन सा सही होगा, डी सही होगा। थोड़ा सा देखना इसको, ठीक है। करेक्ट कर दिया मैंने, थोड़ा सा गलत था बस, उसको मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है। चलो, हाँ तो बात करते हैं, बास्क स्पेन में स्थित एक समृद्ध पहाड़ी क्षेत्र है। हाँ, तो बास्क जो है आपका स्पेन में स्थित क्या है, एक समृद्ध पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। ठीक है, बास क्या है, एक स्पेन में पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। अगला कि स्पेन की सरकार इसकी स्वायत्तता को कम करना चाहती है। जो स्पेन की जो सरकार है वो क्या करना चाहती है, ठीक है, इसकी स्वायत्तता को कम करना चाहती है, तो ये गलत है। इसका ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। कथन सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है, ठीक है। कथन सही है लेकिन कारण क्या है इसका, गलत है, ठीक है। ये उसका ऑप्शन का ये उठ के चले आया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। वो बॉस वाला थोड़ा सा सही कर लेना, बॉस वाला सही कर लेना। और इसमें बॉस स्पेन में स्थित एक समृद्ध पहाड़ी क्षेत्र है। बॉस क्या है, स्पेन में स्थित एक समृद्ध पहाड़ी क्षेत्र है। एक राष्ट्र का अस्तित्व तब होता है जब हम उसके सदस्य यह मानने लगते हैं, क्या बोला है, एक राष्ट्र तभी अस्तित्व में आता है जब उसके जो सदस्य हैं क्या मानने लगते हैं, कि वे एक साथ हैं, कि वे एक साथ हैं, ठीक है। चल, तो अभी हमने एक और हमें 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। अब फिर से आगे हमारा 1 से लेके 12 तक, चलिए देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को, ठीक है, कालक्रम अनुसार करिए, ठीक है। भारतीय संविधान को अपनाया गया, विधानसभा की पहली बैठक, संविधान, भारत का संविधान लागू किया गया, भारत को आजादी मिली, ठीक है। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन है, दोबारा से उसी तरीके घूम के आया, बस ऑप्शन क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, ठीक है, ऊपर नीचे कर दिया। तो मैंने बताया था आपको, भारत को आजादी 47 में मिली, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, 46 में हुई। संविधान सभा की पहली बैठक क्या हुई, 46 में हुई। संविधान सभा को अपनाया गया, ठीक है, 49 में, और लागू 50 में किया गया। तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, सेकंड आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, सेकंड। संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, 46, उसके बाद चौथा आ जाएगा, ठीक है, भारत को आजादी मिली, फिर उसके बाद संविधान को अपनाया गया, ठीक है, फिर उसका संविधान को लागू किया गया। चलिए अगला देखिए, बोला कि संविधान में से किस मामले में न्यायालय ने कहा कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं और इन्हें संसद द्वारा नहीं बदला जा सकता है। कौन से मुकदमे में कहा गया कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताओं को, यानी कि मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता, तो यह आपका कौन था, केशवानंद भारतीय मामला था, ठीक है, जिसमें बोला गया था कि इस संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता है। भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है। भारत में लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष है, क्या है, 25 वर्ष। आगे, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन दिए गए, इन्हें पढ़िए और उत्तर दीजिए। कथन, 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन अब तक के सबसे विवादास्पद संशोधन रहे, ठीक है। और इन संशोधनों ने संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी बदलाव करने की क्या की गई है, मांग की है, ठीक है। दोनों जो है विवादास्पद है, ठीक है, और दोनों ने क्या किया है, ठीक है, बहुत बड़े बदलाव की मांग की गई है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो बात करते हैं जो 38वां और 39वां संविधान संशोधन है, ठीक है।
ठीक है। तो ये दोनों जो हैं 38वां 39वां 42वां ये क्या है आपके बहुत ही विवादास्पद संशोधन रहे हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को ठीक है लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो इन संशोधन संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी बदलाव की मांग की गई है। तो दोनों क्या है सही है। ठीक है ना, दोनों क्या कथन कथन दोनों सही है, दोनों कथन क्या है सही है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है, बिना मेल के है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है भारत में सरकार के नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री भारत में सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल राज्यों में राज्य की प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और अगला भारत के चुनाव आयुक्त चुनावों का पर्यवेक्षण करते हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपको खुद ही पता चल गया। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ये आपको खुद ही पता चल गया है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पर्यवेक्षण। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चुनावों का पर्यवेक्षण। ठीक है, आगे आइए, संविधान के मामलों में जिन संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन होता है उन्हें डैश संविधान के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है आपका, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम ठीक है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, उसको हम कठोर के नाम से जानते हैं। जहां पर संशोधन करना क्या होता है काफी ज्यादा मुश्किल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कठोर संविधान कहते हैं। अब देखिए फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अलगाववादी आंदोलन से संबंधित। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, तमिल श्रीलंका हो जाएगा, तमिल कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, बॉस्क आपका उत्तरी स्पेन हो जाएगा, कुर्द आपका ये क्यूबेक्वाइस आपका कनाडा हो जाएगा, और कुर्द आपका ठीक है तुर्की हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे बार बार। ठीक है, चलिए तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, ये वाला कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। चलिए आगे बात करते हैं, 18वीं शताब्दी में किन क्रांतिकारियों ने जमींदारों सामंतों अभिजात वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह करने के लिए स्वतंत्रता समानता और भाईचारा के नारे का इस्तेमाल किया था। 18वीं शताब्दी में क्रांतिकारियों ने, ठीक है, तो कौन से थे वो आपके स्वतंत्रता समानता और भाईचारा कौन सा था, फ्रांस की क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी आपका, फ्रांस की क्रांति थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि डैश 19वीं सदी के महत्वपूर्ण विचारकों थे, उन्होंने तर्क दिया कि गहरी असमानता का मूल कारण निजी स्वामित्व है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या कहते रखा है, महात्मा गांधी है, कार्ल मार्क्स है, हेरोल्ड लॉस्की है और जेएस मिल है। ठीक है, महात्मा गांधी है, ठीक है, और ये कार्ल मार्क्स है और हेरोल्ड लॉस्की है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, जो मानते थे कि असमानता का मूल कारण निजी स्वामित्व है। असमानता का मूल कारण क्या है, निजी स्वामित्व है, यानी कि प्राइवेट जो चीजें हैं वो क्या है, ठीक है, असमानता का मूल कारण है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डैश को राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, किसको राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और सदस्यता के रूप में क्या किया गया है, प्रमाणित किया गया है। वो आपका कौन सा है, समाजवाद। कौन सा है आपका, समाजवाद। आगे अभिकथन और कारण वाले क्या कह रहा है कि अभिकथन कह रहा है अक्सर स्थानीय लोगों के बीच अन्य राज्यों या देशों के श्रमिकों के खिलाफ प्रतिरोध पैदा होता है। अक्सर स्थानीय लोगों के बीच अन्य राज्य या देश के श्रमिकों के खिलाफ क्या होता है, प्रतिरोध पैदा होता है। हाँ बात सही है। ठीक है, जैसे आप चले जाइए, ठीक है, तमिलनाडु वाले इलाके में, ठीक है, मुंबई वाले इलाके में, वहां पर क्या होगा, जो स्थानीय लोग होंगे उनके बीच में क्या होगा, विवाद पैदा होगा। इतनी सारी नौकरियां क्षेत्र के बाहर के लोगों के पास जा रही हैं। ठीक है ना, क्यों विवाद पैदा होता है, तो इसका विवाद इसलिए पैदा होता है कि बहुत सारी जो नौकरियां हैं जो उन्हीं क्षेत्र के लिए हैं लेकिन वो क्षेत्र के बाहर जा रही है। तो अभिकथन और कारण दोनों क्या है, सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला डैश को राजनीतिक समुदाय, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, चलिए, हाँ, जब तक मैं जीवित हूं मैं मानवता पर देशभक्ति की विजय नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूं मानवता पर देशभक्ति की जीवित विजय नहीं होने दूंगा। राष्ट्रवाद की आलोचना के बारे में किसने कहा था, यानी कि राष्ट्रवाद की आलोचना किसने किया था, तो जो आपके थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे आपके, रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने बोला था
ठीक है, ये क्वेट आ गया। ठीक है, बात करते हैं, ठीक है ना, अगले की। ठीक है, संविधान सभा की अधिकतम सदस्य क्या है? ठीक है, संविधान सभा की अधिकतम सदस्यता कितनी है? तो संविधान सभा की अधिकतम सदस्यता आपकी कितनी है? 552 है। कितनी है? संविधान सभा की अधिकतम सदस्यता कितनी है? 552 है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा कार्य है? ठीक है, निम्नलिखित में संविधान का कार्य देश में चुनाव कराना नहीं है, देश की आर्थिक नीति तय करना, ठीक है, सरकार की शक्ति और जिम्मेदारी को तय करना, और मंत्रालयों, ठीक है, क्या चीज? मंत्रालयों का दैनिक प्रशासन क्या करना? संभालना। तो कौन सी तरीके, कौन सी हो जाएगा? तो सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों को क्या करना? तय करना। ये हमारे संविधान का क्या हो जाएगा? हमारे संविधान का कार्य हो जाएगा। आगे देखिए, अभिकथन और कारण। मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928 के में अधिकारों के विधेयक की मांग की थी। ठीक है, अभिकथन ये, कथन क्या है? कथन दूसरा क्या है? तो मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से अलग होते हैं। जहां सामान्य कानूनी अधिकारों की रक्षा सामान्य कानून द्वारा की जाती है, वहीं मौलिक अधिकारों की रक्षा गारंटी और संविधान द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, दोनों कथन क्या है? सही है। नेहरू ने, ठीक है, मोतीलाल नेहरू कमेटी ने विधेयक की अधिकारों की विधेयक की मांग की थी, और जो मौलिक अधिकार होता है उसकी गारंटी दी जाती है। भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो भारतीय चुनाव आयोग के पास है। किसके पास है? भारतीय चुनाव आयोग के पास है। ठीक है, भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु, ठीक है, अगर आपको मतदाता के रूप में पंजीकरण करना तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए अगर आपको इलेक्शन को वोट देना है। भारत में लोकसभा चुनाव के लिए सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले को जीत प्रणाली FTP अपनाई गई है। हाँ, बात सही है। ठीक है, प्रणाली संसद में सभी राजनीतिक दलों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। नहीं, ये सही है, और दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है ना, क्या है कि भाई आपका ए सही है, आर क्या है? गलत है। ए सही है और आर क्या है? गलत है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है? जनता द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन से प्रणाली के द्वारा किया जाता है? तो आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। भारत में संघीय कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख कौन होता है? संघीय कार्यपालिका का डी ज्यूर, ठीक है, संवैधानिक वैधानिक डी ज्यूर, ठीक है ना, जूरी प्रमुख कौन होता है? ठीक है ना, तो इसमें बताना आपका कौन होता है। ठीक है, तो कौन होता है? आपका राष्ट्रपति, वैधानिक नाम मात्र का। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे मिलान करना है। लोकसभा देखते हैं। संसद का उच्च सदन क्या होता है? ठीक है, संसद का उच्च सदन आपका राज्यसभा होता है। बी का पहला क्या दिख रहा है? बी का पहला। ठीक है, तो इसमें दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? सही मिलान करना है। ठीक है, तो आपका इसमें देखें, राज्यसभा क्या होता है? संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? संसद का उच्च सदन होता है। ठीक है, बी का आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। बी का आपका क्या हो जाएगा? पहला। उसके बाद इसमें देखो थोड़ी सी चीजें गलत दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 करके दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 3 करके दिया, और इस तरफ ये दिया है। तो फिर देखो, लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। ठीक है, ए का दूसरा हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। ठीक है, और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो आपका ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, सी का आपका तीसरा हो जाएगा, और डी का आपका चौथा हो जाएगा। इसमें देखो ऑप्शन थोड़े से इसमें क्या है? ठीक है, ABCD करके नहीं दिया है। ठीक है, ABCD करके नहीं दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मिला लेंगे। चलिए।
भारत की संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है जिसे कभी भंग नहीं कर सकते? तो राज्यसभा होती है। कौन सी होती है? राज्यसभा, जिसे हम कभी भंग नहीं कर सकते। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा ये देख लिया हमने, ये भी देख लिया। हाँ, एक बिल से विधेयक बनने की प्रक्रिया को उनके क्रम के अनुसार हमें क्या करना है? दर्शाना है। बिल से विधेयक बनाना है, बिल से हमें क्या बनाना है? विधेयक बनाना है। तो इसके क्रम को हमें क्या करना है? दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? ठीक है, आपका सबसे पहले क्या होता है? विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, विधेयक की प्रस्तुति होती है। सबसे पहले विधेयक की प्रस्तुति होती है, फिर सदन में क्या होता है? बहस होता है। पहले नंबर पे ये आएगा। पहले विधेयक को क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, सदन में चर्चा होगी। दूसरे नंबर पे आ जाएगा पहला, दूसरा, फिर तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, चौथे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे ये। ठीक है, दूसरे सदन के द्वारा अनुमोदित और राष्ट्रपति की स्वीकृति। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो बच्चों, ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं इसमें से बहुत सारे तुम्हारे एमसीक्यू, ठीक है, देखने को मिलेंगे। तो एक बार इसको दोबारा से देख लेना। ठीक है, और अगर तुम्हें लॉन्ग वीडियो चाहिए, ठीक है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने वीडियो उसको भी अपलोड कर रखा है, तो आप उसको भी देख लेना। ठीक है, तो ये थे आपके, ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपनी तैयारी को जारी रखो और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।